चलो नॉइस पोल्यूशन। We know about air pollution that हम तो ये जानते हैं कि एयर पोल्यूशन होता है डस्ट पार्टिकल से होता है, स्मोक से होता है, ये सब तो जानती हो। लेकिन क्या नॉइस पोल्यूशन भी करके कुछ होता है? नॉइस पोल्यूशन में क्या चीज हो सकती है? जैसे अगर कोई बहुत लाउड स्पीकर बजा रहा है तेज में 80 डेसिबल से ऊपर, तो क्या कुछ इससे पोल्यूशन होगा? ये इसको कहते हैं नॉइस पोल्यूशन। एनीथिंग विच इज हजार्डियस टू अवर हेल्थ इज कॉल्ड पोल्यूशन। सबसे पहले पोल्यूशन की मतलब समझो। तो अगर एनीथिंग है तो जो भी हमारे हेल्थ के लिए एक्सटर्नली आ रहा है एंड विच इज नॉट बेटर सूटेड टू अस, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, दैट इज कॉल्ड पोल्यूशन। आइदर वी इनहेल इट, आइदर वी सी इट ऑल्सो। इफ देयर इज एक्सेसिव लाइट समवेयर, वेल्डिंग इज गोइंग ऑन, देन ऑल्सो इट इज ए पोल्यूशन, तब उसे लाइट पोल्यूशन कहेंगे। जो हमारी कानों के लिए खराब है तो वो भी पोल्यूशन है। अगर हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो हो सकता है कि स्किन के लिए, आपको मालूम है जेलीफिश 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो मर जाती है। ढेरों जेलीफिश तो आप जानते हो, तो वो सारा 2 डिग्री का वेरिएशन ही वो बियर कर पाती है। तो इस तरीके से पोल्यूशन होता है। सो इफ साउंड इज अबव 80 डेसिबल देन सच काइंड ऑफ पोल्यूशन इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। इस चीज को लिखें, बिकॉज इट कैन हार्म अवर ईयर्स। इफ sound is above 80 decibel, 1 decibel में अदिति कितने बेल होते हैं? 1/10 बहुत अच्छी बात है। Then it can harm our ear and termed as noise pollution। तो उसको नॉइस पोल्यूशन कहेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि जगह जगह साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल्स भी लगाए जाते हैं। मतलब ऐसा होगा कि अगर आवाज होगी, तुमने देखा है जब तुम कभी नए घर में या नए क्वार्टर में जाते हो तो तुम्हारी आवाज रिवर्बरेट करती, गूंजती है। खाली घर में या खाली हॉल में तुम गए, ऑडिटोरियम में जैसे प्रैक्टिस करने के लिए, कभी डांस प्रैक्टिस करने के लिए जाते नहीं हो, स्कूल में भी कोई कमरा खाली ऐसा होगा तो वहाँ देखोगे कुछ बोलोगे तो आवाज गूंजेगी। तो अगर हम साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल अगर लगा दें, जैसे हमने यहाँ हैवी कर्टन्स लगाए हैं, क्यों? क्योंकि जो आवाज है वो जाए तो लौट के ना आए। तो ऐसे पूरे म्यूजिक हॉल में या ऐसा कुछ होता है कि जहाँ पर चारों तरफ एब्जॉर्बिंग पैनल या वुडन पैनल लगाए जाते हैं कि नहीं, जमीन में कारपेट रहेगी, सीट्स में, क्योंकि वहाँ जो आवाज लगातार प्रोड्यूस हो रही है और अगर वो लौट के आएगी तो तुम नई आवाज सुनोगे कि पुरानी, और वो दोनों के मिल जाएंगे आपस में। तो इस तरह से जैसे हम कोई बोले कि सिया सिया, लक्ष्मी लक्ष्मी, मोना मो, ऐसा होता है कि नहीं? तो ये चीज होती है। तो साउंड पोल्यूशन और नया आवाज भी आती जाएगी। कभी तुम लोग हैंगर की पार्टी में गए हो एयरफोर्स की? Yes, sir. तो वहाँ पे सुनाई नहीं पड़ता ठीक से ना, क्योंकि वहाँ जो माइक है बोलेंगे पता ही नहीं चलेगा, पुरानी भी आवाज आएगी, नई भी आवाज आएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल्स लगाते हैं। सिनेमा हॉल में तुम कैसे कोई चीज क्लियर सुन लेते हो? क्योंकि उधर जमीन में कारपेट लगी रहती है और वॉल में भी साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल्स होते हैं। तो ये सब अमेजन सब में मिल जाते हैं कि अगर आप लगाओगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा पिन ड्रॉप साइलेंस, घर में ही लगेगा बड़ी शांति, हम पहाड़ों पे रह रहे हैं, ऐसा टाइप लगेगा। तो प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। जैसे फैक्ट्री में काम हो रहा है तो वहाँ पर है, और कई बार क्या हो रहा है कि आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी हैं तो वहाँ पर भी ट्रैफिक का भी बहुत साउंड है, हमें पता नहीं चल पाता है। लेकिन when you go to some mountain then there will be serene, so pristine atmosphere, ऐसा शांत वातावरण रहेगा, then you will find। इतना पैसा खर्च करके हम वहाँ इसलिए जाते हैं कि हमें शांति मिल सके, ऐसा होता है। Now explosion including bursting of crackers, machine, लाउड स्पीकर, ये सारी चीज भी हैं। टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर, रेडियो एट हाई वॉल्यूम, किचन अप्लायंस, डेजर्ट कूलर, इन सभी से तो आवाज आती है। व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन? इससे क्या होगा बताओ?
अगर मान लीजिए नॉइस पोल्यूशन होगा मतलब तो इससे क्या नुकसान है? अगर होंगे तो थोड़ा बहुत अगर आवाज कान और कुछ भी हो सकता है। किसको? बर्ड्स को दिक्कत होगी। ऐसा होने से अगर लगातार आप तेज आवाज में रहेंगे तो आपको हाइपर टेंशन हो जाएगा, यानी दूसरी फिजिकल बीमारियां भी हो सकती है ना, ब्लड बीपी हाई हो जाएगा, ऐसे ब्लड प्रेशर, तो ये चीज हो सकती है। और इसके अलावा एंजाइटी, वी विल नॉट बी मेंटली काम, हमारे अंदर उत्तेजना ज्यादा होगी, हम किसी भी चीज पर अचानक रिएक्ट करेंगे। वी विल नॉट बी कूल, एंजाइटी समझते हो ना, कि हम एक छोटी से छोटी चीज पे एजिटेट कर जाएंगे, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, दिस इज एंजाइटी, है ना। बियरिंग पावर हमारी, पेशेंस कम हो जाएगी, और एंड ऑल्सो इट में लीड टू परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग, यानी पूरी तरीके से हमारे जो कान है वो सुनना बंद भी कर सकते हैं। सो इट में कॉज, ठीक है, डीफनिंग हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, इसी को कहते हैं परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ ईयर, यानी कानों की विकलांगता। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है विकलांग, जिसके अंग विकल हो। एंजाइटी एंड हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, और इससे लैक ऑफ स्लीप भी हो सकती है। आप जैसे पटाखे की आवाज में हो सकता है सो भी ना सकें। हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन का क्या मतलब है शौर्य? ब्लड प्रेशर हाई होगा, हार्ट को ब्लड पंप करने में बहुत दिक्कत होगी, तो हार्ट पे प्रेशर आएगा, हाइपर टेंशन। लैक ऑफ स्लीप, दैट इज हाई ब्लड, अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा तो अर्पित क्या हो सकता है उससे? हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट को अगर मुश्किल होगी तो हार्ट पे जोर पड़ेगा, उसकी मसल्स में कुछ रिदम में प्रॉब्लम आ सकती है, हाई ब्लड प्रेशर। और इसके अलावा लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ स्लीप, अगर सोएंगे नहीं ठीक से तो क्या होगा? Then we cannot do our routine job on the next day। अगर आप रात पूरे जागते रहो तो अगले दिन आपका माइंड काम ही नहीं करेगा, माइंड को भी रेस्ट चाहिए, ठीक है। नाउ मेजर टू लिमिट, इसकी भी एक लिमिट होती है। तो फॉर द साइलेंसिंग डिवाइस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेस। अगर तुम एयरक्राफ्ट के बाहर देखो कितनी आवाज होती है, लेकिन तुम कभी एयरक्राफ्ट के अंदर बैठी हो तो बैठो, कहीं जाके बैठ लो, तो उसमें क्या होगा कि बाहर की आवाज अंदर नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि उसके जो वो है ना वॉल्स, इसमें एक ऐसे पैनल लगे हुए हैं, नहीं तो पैसेंजर इतने इतने पैसे देते हैं और अगर उनको डिस्कम्फर्ट हो तो साइलेंसिंग डिवाइस है, वरना मेटल से तो बड़े आराम से चला है, मेटल की तो बॉडी है, अब बाहर आवाज है तो क्या अंदर नहीं चली आएगी? yes, लेकिन आती नहीं है। तो इसका मतलब है उसके बीच में क्या है, ऐसे पैनल लगे हुए हैं कि जिससे कि बाहर की चीज का पता ही नहीं चलता अंदर की कुछ हो भी रहा है। समझ में आ गई बात कि नहीं? आजकल जो ये वंदे भारत और ये सब एक्सप्रेस चली है, इनमें भी इस तरीके की डिवाइस है। एसी ट्रेन है तो मेटल, लेकिन एसी के अंदर बैठ जाओ तो आवाज नहीं आती है, तो नहीं आती, तो इसका मतलब है कि उसमें क्या है, वैसा ही मटेरियल लगा हुआ है जैसा रेफ्रिजरेटर में लगा हुआ है। All noisy operations must be conducted away from residential area। तुमको ये बात मालूम है कि एक होता है डोमेस्टिक एरिया जहाँ लोग रहते हैं और एक होता है इंडस्ट्रियल एरिया। क्या तुम कोई भी नई इंडस्ट्री लोगों के घर के बीच में खोल सकते हो जहाँ लोग रहते हैं? ये प्रतिबंधित है, क्योंकि उससे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। तुमने फैक्ट्री में ढक ढक थिंग ढंग ऐसे आवाज चलती चली जा रही है, और उससे क्या तुम्हारा पूरी लोकेलिटी खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल कोई भी इंस्टॉलेशन होगा वो नहीं खोला जा सकता। इट इज अवे, या ये कह सकते हैं ये कंट्री साइड होता है, जहाँ अभी तुम देख लो चंडीगढ़ चले जाओ, चंडीगढ़ के सिटी के बाहर में पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है,
लेकिन चंडीगढ़ के अंदर कोई नहीं है। तो इस तरीके से हर जगह, ये राजस्थान में भी एक, ये जोधपुर में वासनी साइड है, अलग अलग है, लेकिन मेन सिटी में नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। इससे क्या होगा कि लोगों को बचाया जा सकता है। अगर रोड में बहुत सारा ट्रैफिक है लक्षिता, तो हम इस, और बहुत सारी नॉइज भी है, तो हम इस नॉइज पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं? ये ठीक बता रहे हैं। जैसा कि हम सबको लक्षिता ने बताया कि हम अधिक से अधिक ट्री प्लांट करके, क्योंकि ट्रीज क्या करते हैं, नॉइज को एब्जॉर्ब करता है। उन्होंने बुक से पढ़ के बताया हो कैसे, या पहले से जानते हैं। दो रीजन हो सकते हैं, हो सकता है बुक में लिखा है, वही लास्ट वाली लाइन पढ़ ली होगी जब तक हम पूछ रहे हैं। तो द ट्रीज कैन बी प्लांटेड, है ना, समझ में आया कि नहीं? और इस तरीके से हम नॉइज पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। नाउ टोटल हियरिंग अगर इम्पेयरमेंट हो गया, तो ऐसे केस में हम साइन लैंग्वेज, जैसे कोई मान लो, ऐसा तुमने सुना है कि पहले लोग ऐसे से हाथ से करते थे, तो मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे कि नहीं, तो ऐसे मन और मोहन सिंह ऐसे घूमने जाता था। तो मनमोहन सिंह मतलब प्रधानमंत्री पहले एक सरदार जी नहीं थे, तो मनमोहन सिंह। तो इस तरीके से साइन लैंग्वेज से समझाया जाता था कि कैसे। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाएगी, तो इसके लिए हियरिंग एड आती है, एक मशीन आएगी, उसमें सेल लगेगा, उससे भी आप वो एम्पलीफायर है। जैसे उस केस में एम्पलीफायर तुम अगर थोड़ा सा रोटेट कर दो, तो तुमको सुई की भी आवाज़ सुनाई पड़ेगी। तो रात को फिर उसे ऑफ कर जाता है, क्योंकि फिर सब चीज़ सुनाई पड़ेगी, छोटी छोटी चीज़ भी एम्पलीफाई कर देगी। तो वो तुम्हारे ऊपर है कितना एम्पलीफाई करना चाहते हो। और तुम और बढ़ा दो, तो यहाँ जो रेलवे स्टेशन है वहाँ की ट्रेन आ गई, जाओ तुम लोग क्या कर रहे हो, आ गई ट्रेन, आवाज़ आ रही, ये भी होता है, तुम कहीं की भी आवाज़ सुन सकते हो। तो उसको एम्पलीफायर अधिक से अधिक पावर का आता है, 20-25 हज़ार की डिवाइस है। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट अगर किसी को है, तो क्या कर सकता है, हियरिंग एड का यूज कर सकता है। समझ में आ गई बात? और रोड साइड को अगर तुम्हें क्या करना चाहिए नॉइज पोल्यूशन कम करने के लिए? ठीक है, चलो अब इसके एक्सरसाइज करते हैं। पहला देखो कि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू गैस ओनली, सॉलिड ओनली, लिक्विड ओनली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये तीनों से चल सकता है। अब देखिए, क्लास 8 साइंस साउंड, अगला चैप्टर। Now, अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट आंसर। तो साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, ये किससे किससे चल सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो इसका आंसर क्या हुआ, डी। सेकंड क्वेश्चन देखो,
वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो किसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी? बेबी गर्ल, बेबी बॉय, मैन, वुमेन। मैन की, क्योंकि बेबी बॉय का भी तो अभी लैरिंग्स पतला ही होगा, बाहर में मोटा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? दैट इज सी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्लास 8 साउंड चैप्टर एक्सरसाइज सॉल्यूशन। नाउ मैन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टिक ट्रू, जो सही है उसमें ट्रू लगाओ और जो फॉल्स है उसमें फॉल्स लगाइए। टी एंड एफ लिखना है। तो थर्ड क्वेश्चन में दिखाया गया है कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। क्या ये बात सही समझते हो? टी और एफ ट्रू। तो थर्ड में ए इज ट्रू। बी बताइए आद्या, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड ऑफ ए वाइब्रेशन इज टर्म्ड एज, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड से तुम क्या समझते हो बताओ? सबसे पहले टाइम पीरियड फॉर नंबर ऑफ ऑसिलेशन। नो, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मान लीजिए जितनी देर में एक ऑसिलेशन पूरा हो, एक ऑसिलेशन का मतलब समझती हो? ये देखो, जैसे यानी अपनी मीन पोजीशंस है तो इधर जाए, फिर इधर जाए और फिर इधर आए, इसको एक ऑसिलेशन कहेंगे। तो या फिर यहां से अगर हटे तो यहीं आ जाए तो भी एक ऑसिलेशन। देखो 1 हो गया, इसमें जो टाइम लगा। So the time taken for an oscillation. टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। फिर आप भी रिपीट करो। So the time taken to complete one oscillation is called time period. इसकी यूनिट क्या हुई? So टाइम पीरियड को किसमें मेजर करो? so पर सेकंड को सेकंड में मेजर करो, इतने सेकंड लगे इसको करना। सो टाइम पीरियड क्या है? रिपीट करो। the time taken to complete one देख लो इस चीज को, टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन is called time period. टाइम पीरियड, इसको टी से डिनोट करते हैं। लक्षिता, टाइम पीरियड की यूनिट क्या है? अब देखो ये सुनती नहीं, यही चीज देखने के लिए कि कौन कितना सुनता है। अभी बातचीत हो रही करिकुलम, लेकिन ये कहीं और है। हाँ बोलो बेटा, पर सेकंड। बोलो। second. दैट इज, क्योंकि टाइम है तो वो पर सेकंड में क्यों होगा? 1 सेकंड लगा या 2 सेकंड लगा, टाइम तो सेकंड है। जब टाइम पीरियड का मतलब टाइम ही है, तो ठीक है। इट्स यूनिट इज, क्या होगी इसकी यूनिट? सेकंड। तो अगर कोई भी पेंडुलम है वो यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए और यहाँ आ जाए, इसको क्या कहेंगे? ये जो जितना है So One oscillation. वन ऑसिलेशन। और इसमें लगे हुए समय को क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। ठीक है। सो इफ सम ऑसिलेटर मूव्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू वन साइड and then goes to extreme end of other side and comes back to mean position,
then it is called one oscillation. Srishti, repeat करो. Sir, when a pendulum goes from its mean position to other side and One side. and goes extreme End of. inflow motion to other side is known as one oscillation. And come to And mean come to mean position. position. लिखो one oscillation. ठीक है. If an oscillator moves from its mean position to one side, एक साइड जितना जाना चाहे जाए, and then other side, दूसरी साइड जाए, and comes back to its mean position again. फिर आज आपकी जगह पे पोजीशन, तो then it is called one oscillation. रिपीट करो. मीन पोजीशन से इधर गया, फिर goes to other side and comes back to. यही मीन है. जहाँ रुक जाती है कोई चीज वो मीन होती है. लास्ट में अगर मैं पेंडुलम को छोड़ूं तो 2 मिनट बाद रुक जाएगा. बोलो. So this oscillation moves from Oscillator. Oscillator moves from the either side from its mean position. हाँ. I come back to ठीक है. From its mean position to one side. Either side ना one बोलो. side. I come back to its And mean then goes to other side. And then comes back to. बोलो. Sir, if an oscillation moves from its mean position. Oscillator. Sir, आपने वो लिखा है oscillation. गलत लिख दिया. Sir, नीचे. Sir, oscillation वाली definition. हाँ बोलो. Sir, if an oscillator move from its main position to one side and go to other side and came back to its main position, it completes its own oscillation. One oscillation. ठीक है. अच्छा ये बताओ वेव लेंथ क्या होती है शॉर्ट? वेव लेंथ. लेंथ ऑफ ए वेव इज कॉल्ड वेव लेंथ. ये अगर एक वेव है तो जो उसकी लेंथ होगी, आपने देखा था स्लिंकी हो या कुछ भी, वो तो चल रहा है. तो एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच की लेंथ, या एक रेयर फ्रैक्शन से दूसरे रेयर फ्रैक्शन के बीच की लेंथ, फिर से समझो, यहां से यहां की भी लेंथ ले सकते हो, या इसके एम्पलीट्यूड से, एम्पलीट्यूड यहां से लो और फिर उसी तरीके वहां तक की ले लो, वो भी वही है. समझ में आया? ये कंप्रेशन से कंप्रेशन ही तो है. तो एक कंप्रेशन से दूसरे, इसको क्या कहेंगे? वेव. कहीं तुम आद्या ये तो नहीं समझ रही हो कि ये रेयर फ्रैक्शन से रेयर फ्रैक्शन के बीच की जो लेंथ होगी उसी के इक्वल होगा. तो दैट इज लेंथ ऑफ ए वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन, दो क्रमागत जो उच्चिष्ठों के बीच की दूरी को या दो निम्निष्ठों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन और बिटवीन टू, बताती हैं सक्सेसिव. अब पूरी बात बोलो. Sir, it is the length between two successive rarefaction and और or संकोची स्वभाव की हो. व्हाट इज वेवलेंथ? The length of a wave permits successive compression or successive rarefaction. हाँ, पहले लिख लो. द लेंथ ऑफ ए वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ. इसकी यूनिट क्या होगी? या मीटर. स्टैंडर्ड यूनिट तो मीटर ही होती है, तो मीटर की
The length of a wave, length of a wave is called wavelength. It is distance, आदित्य डिस्टेंस बोलेंगे, लेंथ नहीं, between two भी लगाने की जरूरत नहीं, between successive compression और successive रेयरफेक्शन, यानी जो क्रम से आए उनको सक्सेसिव कहते हैं, क्रमागत रेयरफेक्शन। हाँ शौर्य, इसकी यूनिट क्या लिखे हैं और टाइम पीरियड की? सही है। इट्स यूनिट इज मीटर। और फिर फ्रीक्वेंसी की? सही है। अब अगला क्वेश्चन आओ, बी पार्ट पढ़ो। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन होते हैं, क्या उसको टाइम पीरियड कहा जा सकता है? क्योंकि एक सेकंड में अगर 10 ऑसिलेशन हो गए तो वो क्या कहलाती है लक्षिता? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड, यस, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसे टाइम पीरियड तो नहीं कहते हैं। एक सेकंड में जैसे कोई 20 टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉल्स हो गया। If the amplitude of vibration is large, then sound is feeble. मानसी, ये हाँ सी पार्ट। बताओ आने क्या बोलो, जस्टिफाई बताइए। फॉल्स। तो फिर वो क्या होगा अगर एम्पलीट्यूड लार्ज है तो? सही करके बताओ आंसर। रुक जाओ, बताती नहीं है, तुम बताओ जस्मिता। इफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, अरे फॉल्स तो होगा, सही तो कर दो। बहुत अच्छा, तुम तो सब जानती हो। सी, साउंड कैसा होगा? अगर एम्पलीट्यूड लार्ज होगा तो साउंड कैसा होगा? लाउडर। अगला देखो, फॉर ह्यूमन ईयर द ऑडिबल रेंज, लक्षिता, इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। और ये ट्रू है। चलो, सृष्टि, द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर इज द पिच। आप क्या जानती मानती हैं इसके बारे में? ये सही कथन है या गलत? द लोअर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच हायर होगी। बहुत अच्छा, बोलो। मतलब क्या फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तब पिच हाई होगी? सही कह रहे हो। दैट इज, ये फॉल्स कहा गया कि नहीं? तो जब पिच के लिए तो हमने देखा था पास पास होनी चाहिए, जितनी ज्यादा ऑसिलेशन उतनी तो हायर पिच होगी कि नहीं? चलो, किसी गर्ल की पिच ज्यादा हो सकती है कि हारमोनियम की? हारमोनियम। सही है। अब जरा देखो, अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। फॉल्स। नेक्स्ट इज, नॉइज पोल्यूशन में कॉज पार्शियल ईयर इम्पेयरमेंट। ये बात तो सही है, पार्शियल भी हो सकता है, कंप्लीट, ये तो ठीक माना जाए। सब कंप्लीट भी तो हो सकते हैं, इसमें सिर्फ मैं इसका आंसर चेक करके बताता हूँ। क्या कह रहा है बुक में? दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, इसे ट्रू कहा गया है। बुक में भी कहा गया होगा अभी ये बात। Now fill in the blanks. Time taken by object to Pritika. Time taken by object to complete one oscillation is called Shaurya.
अर्पित, बहुत अच्छा। फोर्थ क्या हो सकता है? टाइम पीरियड। सेकेंड, अदिति, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड। थर्ड देखो, जस्मिता, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। लक्षिता, हर्ट्ज। हर्ट्ज भी लिख सकते हो या एचजेड भी लिख सकते हो। एक तुम्हें और बताना पड़ेगा जस्मिता, अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड। मानसी, shrillness of a sound is determined by। shrillness मतलब चीख निकल जाए किसी की, तो उसमें क्या चीज ज्यादा होगी? shrillness का मतलब चीख, उसमें क्या चीज ज्यादा होगी? डिटरमाइंड बाय, बोलो, फ्रीक्वेंसी। सही कह रहे। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उसमें क्या होगी? shrillness। पलक, अ पेंडुलम, ये तो फिफ्थ क्वेश्चन है। अ पेंडुलम ऑसिलेट 40 टाइम्स 4 सेकंड में है, तो तुम्हें दो चीज बतानी। मैं करके तो दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी तुमसे पूछना चाहता हूँ, 40 टाइम्स ऑसिलेट करता है 4 सेकंड में, क्या तुम उसका टाइम पीरियड बता सकती हो? मतलब एक ही कोई बता पाएगा इतने बच्चों में कि टाइम पीरियड क्या है, सब नहीं बता पाएंगे। अदिति, 1/10। देखो पता लगा लिया। क्योंकि अब हम इस क्वेश्चन को देखें कि यहाँ पर कि 40 ऑसिलेशंस कितने देर में हो रहे हैं? सो 40 oscillations takes place in 1 second। 1 second, तो बोलो 1 oscillation कितनी देर में होगा? 1 oscillation will takes place 40 तो 4 सेकंड में हो रहा है ना, तो 4 सेकंड बाई 40, तो एक ऑसिलेशन में जो समय लगेगा क्या उसी को टाइम पीरियड कहेंगे? तो 1 ऑसिलेशन का जो मैं टाइम निकाल दूं तो वो क्या होगा? टाइम पीरियड होगा। ठीक है। सो अब यहाँ देखिए कि इट कम्स एज ऑसिलेशन, तो इसको कट करो, 4 सेकंड है ये, और इतना ऑसिलेशन है तो कितना आ गया? 1/10 सेकंड। समझ में आया? तो अगर हम कहें कि हमको क्या चाहिए बताइए, कि टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड 1 ऑसिलेशन का निकाल देना बस ऐसे। यूनिट फैक्टर मेथड तो जानते हो, यूनिट 40 ऑसिलेशन 4 सेकंड में, और यहाँ क्या लिखा है बताओ? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अगर मुझे ये बताओ कि 4 ऑसिलेशन 8 सेकंड में हो रहे हैं, फिर से समझो तब तुम समझ पाओगे। 4 ऑसिलेशंस इन 8 सेकंड। अब तुम बताओ टाइम पीरियड क्या है? सर 2/1 भी कर सकते हैं। सिंपली बोल दो एक ऑसिलेशन 2 सेकंड में हो रहा। समझ में आ गई कि नहीं? तो ये चीज हो गई। ये तो हो गया कि फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी भी बताओ। तो फ्रीक्वेंसी का पलक फार्मूला बताइए। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम। तो कितने ऑसिलेशन है? 40 ऑसिलेशन अपॉन टाइम कितना है? 4 सेकंड। तो जरा 10 हर्ट्ज ऑसिलेशन हो रहा है। जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है उसी को पलट दो तो टाइम पीरियड का फार्मूला। फिर से देखो, और ये जानते हो अगर फ्रीक्वेंसी को पलट दो तो वही टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। समझ लो फिर से। मान लो कि अब देखो
ये देखिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पता चल गया, और टाइम पीरियड का देखो, बोलो टाइम पीरियड का फार्मूला बताओ। Sir, time taken upon number of oscillation. नहीं, टाइम पीरियड का तो तुम बता ही रही, टाइम पीरियड मत बोलो, यहाँ भी टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड का क्या होगा, टाइम टेकन, क्या लिखोगे, टाइम, तो टाइम टेकन और अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। सृष्टि दोनों के फार्मूले बताओ, उधर मत देखो। Sir, time period का होता है sir, time taken upon number of oscillation और frequency का number of oscillation upon time. ठीक है, तो मैं यहाँ क्या क्या वैल्यू डालूं बताओ जरा देख के। Sir, 4 second और 4 सेकंड अपॉन 40 40 ऑसिलेशन, तो ये कट जाएगा, तो क्या 1/10 सेकंड पर ऑसिलेशन, और एक ऑसिलेशन में लगे हुए समय को ही टाइम पीरियड कहते हैं, पर ऑसिलेशन ना, तो 1/10 सेकंड हो गया। तो अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन बताओ। Sir, time period is 1/2 of frequency and frequency is 1/2. हाँ, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो बना जाए, Yes, sir. करके देख लो, 1/10 और इसका 10, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, और लक्षिता टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब देखिए कि कुछ चीजें आपसे पूछी जाएंगी। पहला, फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, और सेकंड, डिफाइन टाइम पीरियड, वन ऑसिलेशन और वेव लेंथ, और तीसरा यही सवाल करवाएंगे, कौन सा है, पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड। times in 4 seconds. Find its frequency and time period. चलो क्वेश्चन दिया गया है, मॉस्क्यूटो की जो फ्लिप्स है तो वो वाइब्रेट कर रही है, तो ये अपनी फ्लिप को वाइब्रेट करा रहा है, ठीक है। तो इस चीज में क्वेश्चन नंबर 6, सो जो इसकी फ्लिप्स है वो वाइब्रेट कर रही हैं, सो इट इज वाइब्रेटिंग 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। अब ये चीज श्योर क्या हो सकती है, 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड, कोई भी चीज है 500 और उसमें क्या, ये 500 हर्ट्ज है, वाइब्रेशंस पर सेकेंड को क्या कहते हैं, हर्ट्ज। ये क्या है, इस फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स फ्लैप, जो उसके फ्लैप्स होते हैं या विंग्स। अच्छा, और हमको टाइम पीरियड निकालना है, और फ्रीक्वेंसी दी है, क्योंकि 500 बार एक सेकंड में 500 बार कर लेता है, इसीलिए तो हमको सुनाई पड़ता है। आप कान के पास अगर मच्छर नहीं आवाज आती है तो वो क्यों सुनाई पड़ता है, क्योंकि 20 से तो ऊपर ही है। अब ये बताओ
कि टाइम पीरियड का फार्मूला बताइए शौर्य। सर टाइम देना अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। भाई टाइम पीरियड का फार्मूला टाइम पीरियड ही के टर्म्स में बताओ। 1/frequency। अगर तुम वो लिख भी रहे थे कि टाइम पीरियड दैट इज टाइम टेकन बोला करो, टाइम टेकन बोला था। अच्छा, लेकिन फिर भी हमारे पास वो सब चीजें नहीं है, हम इसमें फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बताओ टाइम पीरियड। अभी लिखाया था यहाँ पे टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन, तुम्हें मालूम है उसमें एक में 10 सेकंड आया था, फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज आई थी, तो 1/10 टाइम पीरियड, तो वो 1 अपॉन में ही तो आया। तो टाइम पीरियड क्या होता है 1 अपॉन, अर्पित फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 अपॉन टाइम। ये दोनों ध्यान रखो कि टाइम पीरियड एंड इनटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है बताओ। पीरियड इनटू फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान रखो। इट इज इक्वल्स टू 1। तुम्हें मालूम है टाइम पीरियड क्या होता है कि ये है कि सेकंड्स में होता है, टाइम टेकन इन सेकंड्स पर ऑसिलेशन, और ये ऑसिलेशंस पर सेकंड है, तो इसलिए वो कट के 1 ही आ जाएगा। तो अब मैं इसमें क्या कर दूं बताओ, 1 अपॉन 500, तो 1 अपॉन 500 है, इधर देखो, तो 500 से 1 में डिवाइड करो, पहले डेसिमल लगाओ, तो एक जीरो बढ़ा, फिर जीरो बढ़ाओ, फिर जीरो बढ़ाओ, फिर इधर भी तो इधर, फिर से देख लो। जब कुछ नहीं है तो पहले डेसिमल लगाया, एक जीरो बढ़ाया, एक जीरो बढ़ाया, तो एक जीरो बढ़ाया, एक जीरो बढ़ाया, अब चला जाएगा, तो 2 आया कि नहीं। तो इस तरीके से 0.002 सेकंड, तो उस वो कितनी देर में अपने फ्लैग को एक ऑसिलेशंस दे पा रहा है सेकंड, ये उसका टाइम पीरियड। अगला क्वेश्चन देखो, मानसी आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन फॉलोइंग। ढोलक में क्या चीज वाइब्रेट करती है, ठीक है, दैट इज उसकी मेम्ब्रेन। और बी देखो, सितार में क्या होती है, स्ट्रिंग। और फ्लूट में एयर कॉलम होना चाहिए, फिर भी मैं देख लेता हूँ। तो फ्लूट में एयर कॉलम लिखो, एयर कॉलम। Now, next question देखिए, what is the difference between noise and music? लक्षिता, तो noise और music में difference बताओ। Pleasant sound, which we like to hear, ना? हाँ, तो noise is unpleasant sound. The noise is sound. और देखें इसके अलावा मतलब नॉइज एक ऐसा है कि जिसमें कोई लय नहीं होगी, वो कुछ भी बोलता जाए, जरूरी नहीं जैसे कोई ऐसा उल्टा पुल्टा तो ये नॉइज हो गया। कोई क्या ये बेकार बोलो, और लय के साथ बोलो कि चरण धरत चिंता मोरे रैया, तो उसमें अगर आप ऐसे गाओगे तो वो एक म्यूजिक हो गया, और उल्टा पुल्टा ही बोलते रहो तो वो क्या हो जाएगा, 10 लोग एक साथ ग्रुप में बोल रहे हैं, तुम्हें किसी की आवाज ही नहीं सुनाई पड़ रही, तो वो क्या हो जाएगा, नॉइज हो जाएगा। तो और जबकि म्यूजिक क्या है, म्यूजिक इज प्लेजेंट साउंड। लेकिन अभी भी एक लाइन बाकी है, वो आद्या बताएंगे। म्यूजिक इज अ प्लेजेंट साउंड which can harm our ears. हाँ बोलो बोलो, Sorry. बता रही हो तुमसे। Music is a pleasant sound which we like to. नहीं, if it is louder then it terms as music. अगर ये लाउड हो जाए तो ये नॉइज हो जाए।
इफ म्यूजिक इज लाउडर तो उसे क्या कहेंगे? Sir, noise has irregular waves. ये इर्रेगुलर इसके रिपल्स होते हैं। जो नॉइज होएगी तो उसमें क्या होगा? इस तरीके से उसके वेव्स बनेंगे, लेकिन वेव क्या होगा? ऐसे, कोई उसका वो नहीं है, और इसमें एक लय होगी। तो इफ म्यूजिक इज लाउडर, सेंटेंस कंप्लीट करो। Then sir, it is termed as noise. बहुत अच्छा। Then it is termed as noise। अगला सवाल देखो, देखो इसमें लिखा भी है, कैन म्यूजिक समटाइम्स बिकम नॉइज? Yes, इट कैन बिकम नॉइज। इसमें पूछ भी रहा है, लिस्ट सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। मानसी, ऐसे 4 सोर्स बताओ अपने चारों तरफ जो तुमको हार्म कर सकते हो, नॉइज पोल्यूशन करते हो। वो तो तुम गाना खुद सुनोगी, कोई तुम्हें सुनाने थोड़ी ना आएगा। जो हो रहे हैं, जिसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसे बताओ। सर, पटाखे जलाना। पटाखे जलाना। ठीक है, हाँ बोलो। Sir, Traffic. noise, हाँ। industrial noise, fire and cracker busting, हाँ, and natural. और बोल रहे So that is noise of transport, noise of vehicles, और इंडस्ट्रियल नॉइज तो ठीक बता दिया। इंडस्ट्रियल नॉइज, और दैट इज क्रैकर्स बर्स्टिंग, और एक और क्या हो सकता है? Sir, neighborhood noise. फाइटर प्लेन का भी नॉइज। Construction sound. हाँ, कंस्ट्रक्शन वाला म्यूजिक, कंस्ट्रक्शन वाला। Sir, political activities. हाँ, Sir, clever things. लाउड ठीक है। किचन अप्लायंस, लाउड स्पीकर, Sir, neighborhood noise. हाँ, और टीवी, Sir, political. ट्रांजिस्टर्स, ये हो सकता है। या नॉइज ऑफ फाइटर प्लेन्स, कई बार हम यहाँ रहते हैं लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते, तो नॉइज ऑफ फाइटर प्लेन्स, और सिटिंग नियर वर्बोस पीपल, बातूनी लोगों के मध्य बैठना। एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमंस। सो नॉइज पोल्यूशन कैसे हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए? सो इससे 4 चीज हो सकती है। नॉइज पोल्यूशन कॉजेज, हाँ Sir, anxiety. बहुत अच्छा। Hypertension. Impairment of hearing. बोलो 4 चीज। Sir, permanent impairment of hearing, hypertension, anxiety. एक और, Sir, heart problems. Sir, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ स्लीप हो जाएगा, सो नहीं पाओगे, हाइपर टेंशन हो जाएगा, यानी हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर का मतलब हार्ट को प्रॉब्लम होगी, और एंजाइटी एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं रहेगा, तुम जल्दी गुस्सा हो जाओगे, यानी शॉर्ट टेम्पर्ड पीपल। एंजाइटी समझते हो ना, जो जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाए, एंजाइटी। जैसे मैं शौर्य के पास ले जाऊं, शौर्य दिवाली की मिठाई लीजिए, ये है कीजिए, कहाँ से लोग चले आते हैं दिवाली वाली, ये बेकार का सब दिवाली वाली, इस टाइप का।
तो इसको कहेंगे शॉर्ट टेम्पर, कूल ना रहना किसी भी बात पे। और नेक्स्ट इज एंजाइटी लैक ऑफ, और एक जैसा इन्होंने बताया कि परमानेंट impairment of hearing. परमानेंट impairment of hearing. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया गया है योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाई ए हाउस, दे हैव बीन ऑफर्ड ए रोड साइड एंड अनदर 3 lanes अवे फ्रॉम द रोड साइड। एक रोड साइड का घर है और एक है कि रोड साइड से हट के घर है, तो 3 lane अवे, 3 lane का मतलब है 3 गली अंदर। विच हाउस वुड यू सजेस्ट शुड बाई, एक्सप्लेन योर आंसर। तो तुम कौन सा घर लेना चाहोगे? ठीक है, टू बाई ए हाउस 3 lanes अवे, क्योंकि रोड साइड में बहुत सारी आवाज होंगी। सो आई वुड सजेस्ट माई पेरेंट्स, लेकिन वो मानेंगे नहीं तुम्हारी बात। टू बाई, उस हाउस की कीमत ज्यादा है जो रोड साइड है। टू बाई ए हाउस, उसमें वो तुमको बिजनेस भी करा देंगे। हाउस 3 lanes away from road side. Because ठीक है, ऐसा क्यों होगा? अब इन्होंने कहा है दिस विल रिड्यूस, इससे क्या हो जाएगा? रिड्यूस नॉइज ऑफ व्हीकल्स, नॉइज ऑफ व्हीकल्स जो उसमें रनिंग डे एंड नाइट, दिन रात चल रही हैं। हाँ बोलिए। सर एक्सीडेंट का खतरा भी तो रहेगा ना? हाँ, लेकिन हम इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं तो हमें उसी का ही लिखना होगा। जैसे इन जनरल बात की जाए तो वो है, बट हमें नॉइस के टर्म्स में जो भी चीजें करनी हो। सो इससे क्या होगा? As we go away from roadside, the intensity of noise will be lesser. जितनी दूर चले जाओगे तो जो loudness होगी वो कम होती चली जाएगी कि नहीं? So if we move away from road, then if we move away from road, then इंटेंसिटी का मतलब समझते हो? इंटेंसिटी ऑफ नॉइस, उसकी तीव्रता बहुत, एक होती बहुत श्रिलनेस, या देन इंटेंसिटी ऑफ लाउडनेस इज लेसर, मतलब तेज तीव्रता। जितनी कोई तेज चिल्ला रहा हो, तुम दूर चले जाओ तो तुमको कम लगेगा। ये बात तो समझ में आ गई कि नहीं? तुमने कभी देखा है कि गलियों में जाओगे तो बड़ी शांत शांत गलियां होती हैं, और सड़कों पे कुछ ना भी चल रहा हो तो शोर टाइप लगता ही है, नहीं? तो स्केच लैरिंग्स एंड एक्सप्लेन द फंक्शन इन वर्ड्स। तो लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। Sure. अब बुक में बना हुआ है कि लैरिंग्स किस तरीके का, तो बुक से ही देख लेते हैं।
नाउ लैरिंग्स के बारे में देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स, थोड़ा सा इसको समझते हैं। Do you know what will happen if you read one book every week? Okay, so in this tutorial we're going to talk about the membranes and ligaments of the larynx, and then we're going to look at how the mucosa folds over the ligaments. इसके बारे में लिखो, ये भी हम लोगों ने दिखाया नहीं था किसी को, तो इसके बारे में डिटेल में। Larynx is known as voice box. तो इसमें क्या चीज है, ये that is larynx, और इसमें वॉइस बॉक्स है। तो एक ऐसे गया है और एक ऐसे, इनको अगल बगल ले जाओ, इसके बीच में एयर फ्लो है, एयर, और ये क्या है, वॉइस बॉक्स। कितनी बार, अब जरा देखें कि देयर आर, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बट आपको दो मेम्ब्रेन बनानी है, जैसे उसमें देखी थी ये these are two membranes, और ये पास में है। अच्छा, इसके बीच में पीछे से हवा आ रही है, पीछे से आ रही थी कि नहीं, ये अगर आप देखें तो ये ऐसे गया होगा, तो इसके बाद यहाँ पर ऐसे, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही करना है, और फिर ये सब यहाँ पर ज्वाइन है, इतने में बात बन जाएगी। और ये दोनों क्या है बताइए, वोकल कॉर्ड्स। वोकल, वो दो मेम्ब्रेन होती है, उनको कॉर्ड्स कहते हैं, वोकल कॉर्ड्स, है ना। यही तो हम लोग बार बार बीच बीच में बोले भी होंगे, वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। यही लैरिंग्स है, लैरिंग्स का स्ट्रक्चर। लेट अस राइट, इट इज larynx is also known as voice box, also known as voice box। देखिए, it is at the upper end of windpipe। अगर जो हम लोगों की विंड पाइप है उसके अपर एंड में ये रहेगा, यहां पर। तो दिस इज विंड पाइप, और विंड पाइप में ये तो खैर स्टमक के लिए लाइन जा रही है, इसके बगल में एक और लाइन जाएगी। तो विंड पाइप है तो वो यहाँ पर खुलेगा, तो उसमें ये चीज होगा। यहाँ से दो चीजें जाती हैं, एक सांस भी उसी में लेते हैं, तो यहाँ से एक, जैसे लैरिंग्स है वैसे फेरिंग्स है, वहां से एक चली जाएगी स्टमक के लिए और एक चली जाएगी लंग्स के लिए। तो एक फूड पाइप भी जाएगी और दूसरी क्या जाएगी, तो दोनों अलग अलग चली जाती हैं, ठीक है। सो ये कहाँ चली जाएगी, ये देखो, ये विंड पाइप है जो आगे चल के बाइफरकेट होगी, और ये क्या है, ह्यूमन लंग्स, और इसके ऊपर के एंड पर क्या होगा, दैट इज जो माउथ के लिए जा रहा है, यहाँ वोकल कॉर्ड है, जिसके बारे में मैंने बताया, ये इस तरीके से। तो यहीं पर ये चीज आ जाएगी, ये एक पतले रास्ते देखो, वही तो ऐसे करेगा। और ये क्या है, सर ये
विंड पाइप, सही कह रहे हो, यही ट्रैकिया है और इस पे अलग अलग रिंग्स होती हैं जिससे कोलैप्स ना हो जाए। ये लंग्स हैं, ये लंग्स हो जाएंगे। और ये क्या है? वॉइस बॉक्स। सो इट इज लोकेटेड at upper end of windpipe। तो अब जरा देखें, बुक में क्या लिखा है? Put your fingers on throat and find upper end of windpipe. Two vocal cords are stretched along the voice box. So there two vocal cords हैं, जैसे धागा नहीं होता है खींचा हुआ रहता है। So two vocal cords are stretched। अगर दो बैलून को तुम पकड़ लो ऐसे तेजी से और आधे से कोई इसमें फूको तो फर 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 आवाज आएगी। पकड़ लो और बीच में हल्का सा वो लटकूगा तो आवाज आएगी कि नहीं आएगी? सो टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड, इसके बीच में स्ट्रेच्ड है, ठीक है। कहाँ पे स्ट्रेच्ड है? इसी, ये पूरा वॉइस बॉक्स है, इस पूरे को वॉइस बॉक्स का, और ये वोकल कॉर्ड्स हो गई, तो ये वॉइस बॉक्स हो गई और ये दोनों क्या हो गई? ये है वोकल कॉर्ड्स, ये वोकल कॉर्ड्स हो गए। ओके, तो स्ट्रेस्ड व्हेन एंड देयर इज नैरो, इनके बीच में नैरो स्लिट है। स्लिट समझते हो? जैसे अगर तुम किसी एल्यूमिनियम फाइल पे ब्लेड से खींच दो एक लाइन, तो जो बहुत पतली सी एयर गैप है उसे स्लिट कहते हैं। या कोई दो पेपर रख दो, बीच में हल्का सा गैप दिखे, उसे स्लिट कहेंगे। तो ये नैरो स्लिट है। ये जो बीच की चीज है उसे क्या कहते हैं? स्लिट। स्लिट का मतलब जो बहुत नैरो पैसेज हो, तो नैरो स्लिट भी लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो? पैसेज, ठीक है। और उसमें क्या होगा? थ्रू विच एयर ब्लोज, उससे क्या होगा? विच एयर ब्लोज and produces sound, और उससे साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा? एयर ब्लोज, देखो एयर ब्लो हो गई, अब क्या होगा? एंड वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। जब एयर ब्लो होगा तो उससे क्या होगा? बोलो। वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। वोकल कॉर्ड वाइब्रेट and produce sound। इससे साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे डॉग्स हैं, ये सब है, तो इनकी जीभ ज्यादा लंबी है, तो वो जीभ को अंदर ले जाके कंट्रोल नहीं कर सकते। हम लोगों की सही लेंथ है। हमें मालूम है कि अब हम इस जो आवाज आ रही है उसको भाषा में कैसे बदलें। जैसे अब तुम पढ़ो काखा गघा अंगा, देखो सब जगह एक ही जगह टच हो रहा है क्या? का खा गा घा अंगा, वही अंगा भी वही टच हो रहा। अब पापा बाबा ना पढ़ो पाप पाप भम्मा, अब इसी तरह ताफा बाबा ना पढ़ो, यहाँ आगे तालब भी है, एक होष्ठा भी है, एक तालब भी है, तो इसे से सब जगह एक ऊर्ध्व है, सब अलग अलग है। देखो ता था दा धा ना, वहीं पे ही टच होंगे पांचों एक ही जगह। और चाचा जाजा पढ़ो तो बीच में हवा है, चाचा जाजा ना, सब समझ में आ गई बात है। तो ये जो बने हैं वो उस तरीके से हैं कि उनका वो मूल स्वर का उद्गम स्थान कहाँ है। तो इस तरीके से एंड वी रेगुलेट टू प्रोड्यूस लैंग्वेज बाय आवर लिप एंड टंग, वी रेगुलेट देम, तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है। वी उसको क्या करते हैं? रेगुलेट या कन्वर्ट, उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू
लैंग्वेज या मीनिंगफुल वर्ड्स, बाय आवर लिप एंड टंग मूवमेंट, लिप एंड टंग मूवमेंट। तो इस तरीके से लैरिंग्स के ये दोनों फिगर हो गए। नाउ एक क्वेश्चन इसमें और है, 13th क्वेश्चन देखो, लाइटिंग एंड थंडर टेक्स प्लेस एट सेम टाइम, बट लाइटिंग पहले दिख जाती है और थंडर बाद में, ऐसा क्यों होता है? बोलो। क्योंकि लाइट की स्पीड साउंड से ज्यादा तेज है। हाँ ये लिखो। सो और बाद में हमें आवाज सुनाई पड़ेगी, लाइटनिंग पहले दिख जाएगी। यस सर। तो 13 दैट इज स्पीड ऑफ लाइट is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज्यादा है, ठीक है, which is far greater, far more than speed of sound। जो साउंड है वो 343 मीटर पर सेकेंड चलेगा। तो वो लोग मानसी ये बड़ी है ये वैल्यू। सो लाइट तेज चलती है, सो लाइट फास्टर है, तो लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। सो ड्यूरिंग लाइटनिंग, यानी ड्यूरिंग लाइटनिंग जब बिजली गिरेगी, इट रीचेज अस फर्स्ट बिफोर साउंड। ये हम जो जो जल्दी चलेगी वही तो जल्दी पहुंचेगी। इट रीचेज अस बिफोर साउंड, इसलिए ये साउंड से पहले पहुंच जाएगी। सो वी सी लाइटनिंग फर्स्ट एंड देन हियर इट्स साउंड। सो वी सी lightning first and then hear sound। इतना ही रखो, ये चैप्टर की एक्सरसाइज होगी, शाम की क्लास नहीं है।